ए बी लाइन सेगमेंट को m रेशो n में ए बी, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, कोस पाई माइनस ए माइनस कोस ए होता है तो राइट में जाके प्लस आ गया। जब भी एंगल निकालोगे तो दो वेक्टर की टेल से टेल मिला करके एंगल निकलेगा। 3 ऑप्शन नेगेटिव दे रखे थे और 1 ऑप्शन पॉजिटिव दे रखा था। तो आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के साथ शुरू कर रहे हैं। अगर मान लो एक पॉइंट है मेरा ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, तो ये आप देखिए ए बी वेक्टर निकाला जा सकता है। ए बी वेक्टर निकाला जा सकता है, वो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और डिस्टेंस जो होगा ए और बी के बीच में वो मोड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा। मोड ऑफ ए बी वेक्टर ही बेसिकली ए बी डिस्टेंस है और वो हो जाएगा मोड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया है कि मोड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से आप ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं यूं कहूं कि यार ये जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर को ले लेते हैं, लेट ए वेक्टर मेरा है ना, यहाँ पे बना लेता हूं डायग्राम वापस। जो मेरा ए वेक्टर है इसको ले लेते हैं x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और स्मॉल बी वेक्टर है उसको ले लेते हैं x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, ठीक है। तो ये जो ए बी वेक्टर बना, यहाँ पे आप देखिए ये जो ए बी वेक्टर बना वो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट करोगे तो वो बना मेरा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और आप डिस्टेंस ए बी इजिली निकाल सकते हो ए बी वेक्टर का मोड लेकर के, तो डिस्टेंस ए बी निकल जाएगा, है ना। डिस्टेंस ए बी निकल गया, तो डिस्टेंस ए बी मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में और कोऑर्डिनेट फॉर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। इजी है डिराइव करना, इजी है समझना, ठीक है जी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 3D में डिराइव कर दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मुझको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो डिस्टेंस निकल जाएगा, या पोजीशन वेक्टर पता हो तो डिस्टेंस निकल जाएगा। पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स की तरह ही तो काम करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो बात कर लेते हैं अभी सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला वैसे तो अपन जानते ही हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जानते हैं कि भाई अगर मान लो दो बिंदु हैं ए और बी, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है। ए और बी के पोजीशन वेक्टर अपने को पता है और अपने को निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, आर वेक्टर निकालना सच दैट पॉइंट पी ए बी लाइन सेगमेंट को m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे लगता है कैसे निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए भाई, देखो जरा। यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये जो ए बी
एपी वेक्टर है, ध्यान से सुनना, जो एपी वेक्टर है वो पैरेलल है ए बी वेक्टर के, बिल्कुल है। अगर मैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम कर दूं, कम कितना, कम कर दूं, इस फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से कम कर दूं, m अपॉन m प्लस n से, क्योंकि बचा हुआ n अपॉन n प्लस 1 बच गया, दोनों को जोड़ोगे तो ए बी वेक्टर आ गया, m रेशियो n में हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे एपी वेक्टर बोले तो, एपी वेक्टर बोले तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, m अपॉन m प्लस n। ए बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आप इजीली देख सकते हैं यहां से आर वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर को मैं उधर ले गया, तो आर वेक्टर यहां से देखो कितना आ जाएगा, एम बी वेक्टर, एम बी वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर। ए वेक्टर को उधर ले जाओगे, एलसीएम लोगे तो प्लस एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाय एम प्लस एन। तो आप देख सकते हैं जैसा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगाते थे कि एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, आंसर आ गया। तो आर वेक्टर यहां पे आ चुका है, आर वेक्टर आ चुका है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। फॉर्मूला एकदम समझ आ जाना चाहिए, और याद इसमें क्या ही करना है, याद रह ही जाएगा। ठीक है ना, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, राइट। अगर इसी बात को कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमें कहना हो, इसी बात को कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमें कहना हो, ये मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं, मुझको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो ए बी लाइन सेगमेंट को m रेशो n में डिवाइड करता हो। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और z कोऑर्डिनेट mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इसकी डेरिवेशन बिल्कुल इस जैसी है। आप यहाँ पे a वेक्टर की जगह फिट कर दो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, b वेक्टर को फिट कर दो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसका फिर यहां से i कैप का कोफिशिएंट देखोगे तो i कैप का कोफिशिएंट आपको ये मिल जाएगा, j कैप का ये मिल जाएगा, k कैप का कोफिशिएंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पे हमने किया है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, एक तरीके से ये हमने इंटरनल डिवीजन किया है, इंटरनल डिवीजन, है ना। सिमिलर तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अगर एक्सटर्नल डिवीजन के केस में हमें देखना हो तो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा कि जी अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और एक बिंदु Q ऐसा है, एक बिंदु Q ऐसा है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। मतलब दिस रेशो दिस जो है ये m रेशो n है, एक्सटर्नली ऐसा है, तो इस Q बिंदु का पोजीशन वेक्टर भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैं R1 वेक्टर का नाम दे देता हूँ, R1 बोल देता हूँ इसको एक मिनट के लिए, R1, और इसको बोल देता हूँ R2, R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर जो है वो इसी प्रकार से
सिमिलर तरीके से आप निकालोगे तो R2 वेक्टर आ जाएगा, कितना जाएगा, m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n, ठीक है ना, वही आ जाएगा। मतलब जो ये वाला फॉर्मूला होता है, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे दोनों जगहों पे माइनस के निशान देखने को मिलते हैं, ठीक है। और R2 वेक्टर मेरा आ गया, ठीक है। और अगर मान लो इसी बात को आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में कहना चाहते हो, पोजीशन वेक्टर की बजाय अगर इसी बात को अपन कोऑर्डिनेट फॉर्म में कहना चाहते हैं, तो ये ए लाइन सेगमेंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। तो हम चाहते हैं कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली एक पॉइंट Q काट रहा हो, किस रेशो में, एक्सटर्नली काट रहा हो m रेशो n में, दिस रेशो दिस m रेशो n हो, तो यहां जो फॉर्मूला है इसमें माइनस 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 लग जाएंगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n, ठीक है, क्लियर है बात। ये इंटरनल डिवीजन में था, इंटरनल डिवीजन, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, क्लियर है जी बात। चलो बहुत ही बढ़िया है बात, अगर क्लियर है तो। अभी हम स्पेशल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे उनको भी देख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट्स, है ना, सेंट्रोइड के साथ शुरू कर लेते हैं। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से चालू कर लेते हैं गेम को। एक ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, एक ट्रायंगल है मेरी ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स, वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स वो गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, है ना। तो सेंट्रोइड को मैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूं तो कैपिटल जी के कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3, है ना। कैपिटल जी के कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3, है ना। ये फॉर्मूला अपन याद करेंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3, है ना। इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर को हम, अच्छा सेंट्रोइड को जी मतलब जी वेक्टर से, है ना, वेक्टर होगा ना भाई, जी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सेंट्रोइड का जी वेक्टर से मैंने डिनोट किया है, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड मिला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3 फॉर्मूले से। कैसे निकला, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 आएगा, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आएगा, z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 आएगा। उससे पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस वेक्टर बाई 3 बनेगा, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बार फॉर्मूले हम प्रूफ कर चुके हैं, अब बार बार इनको प्रूफ नहीं करने वाले, हम वहां से हम लिंक करके बता सकते हैं कि सेंट्रोइड हो जाएगा हमारा, याद कर ले सीधा फॉर्मूला, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। इन सेंटर को मैं 1 मिनट के लिए आई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो मेरा जो आई वेक्टर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, देखो ये जो वर्टेक्स है कैपिटल ए, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करें, तो इन सेंटर हो जाएगा मेरा ए टाइम्स कैपिटल ए टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी टाइम्स बी वेक्टर
प्लस सी टाइम्स सी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स हैं ट्राइंगल की, कैपिटल स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर्स हैं वर्टिसेस के, है ना। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। हमको ये फॉर्मूला मिल गया है, ये फॉर्मूला मेरे को मिल गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर निकालने का, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे बारी आती है एक्स सेंटर्स की। एक्स सेंटर्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा। एक्स सेंटर्स के पोजीशन वेक्टर I1 वेक्टर, I2 वेक्टर, I3 वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं। तो I1 वेक्टर कितना आएगा? I1 वेक्टर कौन सा होता है? ए के सामने वाला एक्स सेंटर, बी के सामने वाला एक्स सेंटर I2 वेक्टर होता है, सी के सामने वाला एक्स सेंटर I3 वेक्टर होता है, ठीक है। तो I1 वेक्टर का यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ए। यहां पे इन सेंटर वाले फॉर्मूले में ए की जगह माइनस ए कर दो आप, ए की जगह आप कर दीजिए माइनस ए, ठीक है। I2 वेक्टर वाले में बी की जगह कर दीजिए आप माइनस बी, बी की जगह कर दें आप माइनस बी। और I3 वेक्टर वाले फॉर्मूले में सी की जगह कर दें आप माइनस सी, ठीक है जी। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमको ये तीन फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है जी। याद होना चाहिए पोजीशन वेक्टर के फॉर्मूले हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स सेंटर्स, एक्स सेंटर्स के पोजीशन वेक्टर। सेंट्रोइड अपने को मिल गया, इन सेंटर अपने को मिल गया, एक्स सेंटर मिल गया, है ना। वैसे तो यही फॉर्मूले याद करने होते हैं, लेकिन दो फॉर्मूले और भी हैं, उनको भी हम याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर को भी गुनगुना लेते हैं एक बार। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को मान लो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकम सेंटर को ओ से कर लेते हैं, लो ओ वेक्टर से कर लेते हैं। तो ओ वेक्टर जो होगा कितना निकल के आएगा जी? सरकम सेंटर का क्या होता है फॉर्मूला, याद है कुछ? साइन 2a ए वेक्टर प्लस साइन 2b बी वेक्टर प्लस साइन 2c सी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ साइन 2a साइन 2b साइन 2c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल हैं, ठीक है, पता ही अपने को। डिवाइड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको, है ना, सरकम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, थोड़ा अजीब लग रहा है। सी डैश मेरा पसंदीदा नोटेशन है, वैसे तो सी डैश से ही करता हूं मैं, सी डैश कर लो, सी डैश, है ना। तो यहां से अपने को पोजीशन वेक्टर मिल गया सरकम सेंटर का, सरकम सेंटर का पोजीशन वेक्टर मिल गया जी, ठीक है सर। ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर, ऑर्थो सेंटर को कैपिटल एच से डिनोट कर दिया, और ऑर्थो सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है उसको एच वेक्टर लिख दिया। तो यहाँ पे एच वेक्टर को क्या लिखना चाहिए मुझको? tan ए वेक्टर प्लस tan बी वेक्टर प्लस tan सी वेक्टर अपॉन tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा
पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर। किसी को बिल्कुल ही ये फॉर्मूले नहीं आते तो एक चांस है इन फॉर्मूलों पे कमांड लाने का, है ना, और अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सुधार करने का, अगर बिल्कुल अपन खाली है तो। अदरवाइज तो ये रिवीजन है एक तरीके की और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यार ये मैंने जो है ना स्पेशल पॉइंट जो है ये वेक्टर फॉर्म में तुमको लिख के दिखाए हैं सारे के सारे, है ना, वेक्टर फॉर्म में। अगर 3D ज्योमेट्री के हिसाब से अगर इनको लिखें अपन, अगर 3D ज्योमेट्री के हिसाब से इनको लिखें अपन एक बार, वो भी देख लेते हैं, तो भी इजीली अपन बता सकते हैं। ट्रायंगल में वापस बना लेता हूं, ट्रायंगल बना ली मैंने। इसके अगर मान लो कोऑर्डिनेट्स को x1 कोमा y1, ए कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 कोमा z1 लिखा जाए, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2 कोमा z2 लिखा जाए, ये वाले कोऑर्डिनेट को x3 कोमा y3 कोमा z3 लिखा जाए। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताइए, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाला इज वेरी इजी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला हो गया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। क्लियर है जी बात। इसी तरीके से इन सेंटर भी निकाल सकते हैं अपन। ए के सामने वाले साइड को ए कह दिया, बी के सामने वाले साइड को बी कह दिया, सी के सामने वाले साइड को सी कह दिया। तो मैं खट 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 करते हुए बाकी कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूँ। इन सेंटर को हम कैपिटल आई से कर देंगे डिनोट। कैपिटल आई के कोऑर्डिनेट लिखना इज वेरी इजी, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 अपॉन, क्या कर दिया मैंने, ए x1 प्लस बी प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, ये यहाँ पे इन सेंटर को लिख दिया मैंने इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। एक्स सेंटर्स को लिख देते हैं, एक्स सेंटर्स हैं मेरे I1 I2 I3। तो मेरा जो I1 है, I1 में माइनस ए आ जाएगा, माइनस ए। ठीक है, ये लो जी, फॉर्मेलिटी है, याद तो हो ही गए हैं लेकिन लिखने भी पड़ेंगे। ठीक है, I2 और I3 भी लिख देता हूँ। राइट, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिए।
ठीक है जी, कोई आलस नहीं होना चाहिए लिखने में, मुझको भी नहीं है। उसके बाद फिर लिख देता हूं सरकम सेंटर्स एंड ऑर्थो सेंटर को सरकम सेंटर सी डैश एंड ऑर्थो सेंटर एच। तो सरकम सेंटर को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं जी, सिग्मा का इस्तेमाल कर लेते हैं, सिग्मा x1 साइन 2a अपॉन सिग्मा साइन 2a कोमा सिग्मा y1 साइन 2a अपॉन सिग्मा साइन 2a सिग्मा z1 साइन 2a अपॉन साइन 2a। सिग्मा का मीनिंग यहाँ पे आप इजीली समझ गए होंगे। ऑर्थो सेंटर को लिख सकते हैं सिग्मा x1 tan a अपॉन सिग्मा tan a कोमा सिग्मा y1 tan a अपॉन सिग्मा tan a कोमा सिग्मा z1 tan a अपॉन सिग्मा tan a। ठीक है, ठीक है जी। तो ये सब जो फॉर्मूले हैं ये हमको वेक्टर्स में देखने को मिले हैं, वेक्टर 3D दोनों में देखने को मिले हैं, ठीक है ना, 3D में भी वेक्टर्स में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिले थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने को मिले थे। तो 4 जगहों पे इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, 4 जगहों पे फॉर्मूला हम लेकर के आए हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट। और आप देखो चारों जगहों पे जो हमने डिस्कशन किया है ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, इसलिए इनका डिस्कशन हुआ है चारों जगहों पे। कोई 5वां चैप्टर भविष्य में करें मान लो, या कोई आ जाए कभी वो ज्योमेट्री का हो, डील कर रहे हो कोऑर्डिनेट से, तो क्या पता वहां पे भी करना पड़ जाए डिस्कशन। ठीक है जी, क्लियर है बातें एकदम। तो अभी अपन सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हम बात सिर्फ 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट की करने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ना, यहां पे बता दूं प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो आप ये सोच रहे होंगे अच्छा 2 से ज्यादा वेक्टर का प्रोडक्ट भी संभव है क्या? बिल्कुल है जी। हम आगे टॉपिक्स करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स करेंगे, 4 से ज्यादा वेक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाए तो क्या करना है वो सीखेंगे, है ना। तो अभी हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन से डील कर चुके हैं, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट और सीख लेंगे, तो उसके बाद फिर पूरा वेक्टर अलजेब्रा अपन सीख सकते हैं ना। बचपन में अपन ने क्या किया था, प्लस माइनस करना सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना सीख लिया, फिर अपन चैप्टर पे चैप्टर पढ़ते चले गए। तो उसी तरीके से है, वेक्टर का अलजेब्रे की फील आगे आ जाएगी आपको, है ना। आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, आपने ज्योमेट्री जो है बेसिक ज्योमेट्री सीख ली है, आपने प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर सीख लिया, तो इसके बाद एकदम ओपन हो जाएगा चैप्टर आपके लिए, मतलब आप कुछ भी सीख सकते हो फिर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में मतलब वेक्टर वेक्टर का आपस में प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। वेक्टर स्केलर का जो प्रोडक्ट है वो तो बड़ा सिंपल है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट तो मेरे को लगता नहीं बताने की जरूरत होनी चाहिए आपको। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट तो सिंपल है कि भाई अगर मान लो k एक स्केलर है और a वेक्टर एक वेक्टर है, तो इनको मल्टीप्लाई करना तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये k इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क डाल देता है, k इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, डायरेक्शन को रखेगा सेम, ठीक है। तो k इंटू अगर मान लो a वेक्टर को अपन लिखें a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, तो यहाँ पे k इससे मल्टीप्लाई होकर के
के A1 I कैप प्लस के B1 J कैप प्लस के C1 K कैप, है ना। तो यहां मैथमेटिकली भी समझ लिया अपन ने और लॉजिकल बात भी कर ली, है ना। ये मेरा ए वेक्टर है, तो के से मल्टीप्लाई होके ये मेरा के ए वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड ऊपर वाले के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स है, ठीक है ना। यहाँ पे ये फर्क पड़ता है स्केलर से मल्टीप्लाई करके। तो स्केलर से जब एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेट रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है जी। यहां पे जब हम दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा, जब मैथमेटिशियन लोग फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे थे और भी कई जगहों पे प्रॉब्लम्स को डील कर रहे थे, तो उनको ये चीज बार बार देखने को मिल रही थी, मोड ए मोड बी कोस थीटा और मोड ए मोड बी साइन थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट को ना भी डिफाइन करें, क्रॉस प्रोडक्ट को ना भी डिफाइन करें, पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हो, मगर सोचना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि ये जो टर्म्स हैं ये बार बार आ रही हैं, क्यों ना इन टर्म्स को एक नाम ही दे दें। तो उन्होंने कहा कि चलो वेक्टर का प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका इस्तेमाल करके ये दोनों टर्म्स को डील किया जा सके, और उन्होंने दो प्रकार के प्रोडक्ट डिफाइन किए। एक प्रोडक्ट को नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और दूसरे प्रोडक्ट को नाम दिया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दूसरे प्रोडक्ट को नाम दिया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट को उन्होंने डॉट प्रोडक्ट से भी बोलना चालू कर दिया, डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बुलाना चालू कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। हमारा जो अरिथमेटिक है उसमें प्रोडक्ट के दो सिंबल होते हैं, ये भी होता है ये भी होता है। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं सिंबल्स का ही इस्तेमाल कर लेते हैं ये वाली क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए। तो पहले वाले सिंबल का इस्तेमाल करके दो वेक्टर के बीच में लगा के इसको बोलना चालू कर दिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, और दूसरे वाले सिंबल का इस्तेमाल करके दूसरी क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया और इसको नाम दे दिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ये क्वांटिटी एक स्केलर वैल्यू है इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रखा है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन में डॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्वांटिटी फाइनल एक वेक्टर रिजल्ट देती है तो इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट रखा है। बीच में एक क्रॉस करके सिंबल है इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये मेरा क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम डिटेल में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सीखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ, ठीक है जी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे जरा, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का यहां पे डिफाइन किया गया है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट को सीखते हैं जरा। तो अपने पास अगर वेक्टर हैं दो तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको फर्दर कैसे लिखें, क्या इसका फॉर्मूला होता है, इवेल्युएट कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझना होगा।
इसको समझने के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझना होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल डिफाइन करने को लेकर के मेरे मन में कई विचार आ रहे हैं। पहला विचार तो ये आ रहा है, क्या एंगल को यूं मेजर करें या इस एंगल को यूं मेजर करें, ये वाला एंगल लें, ये वाला लें, या फिर ऐसे चक्कर भी मारे जा सकते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हाइयर एंगल्स की बात करते थे। तो ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे हैं। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे, पाए से बड़ा आंसर नहीं देना। एक बात उन्होंने क्लियर कर दी। और उन्होंने कहा कि जो भी आंसर आएगा आपका, वो बहुत सिंपल डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव में आंसर लेना है, मतलब नॉन नेगेटिव आंसर लेना है। उन्होंने कहा कि ये लीजिए, इसको बोलिए थीटा, और थीटा जो है उन्होंने कहा, ये बात एकदम क्लियर है, 0 से लेकर के पाए, थीटा की वैल्यू इतनी ही लेनी है। थीटा इज डिफाइंड इन दिस इंटरवल 0 से पाए। और दूसरी चीज उन्होंने बताई, एक चीज तो ये बताई कि थीटा 0 से पाए इस इंटरवल में लेना है, और दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि जब भी एंगल निकालोगे तो दो वेक्टर की टेल से टेल मिलाकर के एंगल निकलेगा, है ना। दो वेक्टर की टेल से टेल मिलानी है आपको, फिर निकलेगा एंगल। एंगल डिफाइन करते हुए उन्होंने दो बातें सिखाई और कहा कि एंगल बता दिया करो। पहली चीज, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे तो टेल से टेल मिलानी पड़ेगी आपको, और दूसरी चीज, ये स्केलर वैल्यू आप बता दोगे 0 से लेकर के, मतलब बिना साइन के साथ आप वैल्यू बता दोगे 0 से लेकर के पाई इंटरवल में, क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड पाई इंटरवल में, ठीक है। जैसे मान लो अगर एक वेक्टर कुछ ऐसा है और दूसरा वेक्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में है ना। ये मेरा ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। कुछ केसेस देख लेते हैं, ये पहला केस है मान लो, है ना। तो थीटा की वैल्यू 0, देखिए सेम डायरेक्शन के जो वेक्टर होते हैं तो थीटा मेरा 0 होता है। अब इस वेक्टर को घुमाना चालू करूंगा तो मैं एंगल बढ़ना चालू कर जाएगा, है ना। बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। कर लेते हैं, है ना। एक वेक्टर को ऐसा रखा आपने, दूसरे वेक्टर को ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। इसको और आप रोटेट करोगे, और रोटेट करोगे तो एंगल 90 डिग्री से भी बढ़ेगा, 90 डिग्री से ही बढ़ के, और बिल्कुल आप इसको ऐसा कर दोगे तो यहाँ पे एंगल आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एंगल आपका 180 डिग्री हो गया, या रेडियन में बताओगे तो पाई हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप और घुमाओगे, इसको अगर आप और घुमाओगे तो फिर ऐसा हो गया ये। तो जैसे ही ये और घुमाओगे तो फिर ये वाला नहीं लेना आपको, फिर से आपको ये वाला ही एंगल लेना है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। फिर से मतलब इसको इसको आपने जैसे ही और घुमाया, ऐसे करके ऐसे किया, तो ये नहीं है कि 180 से बड़ा नहीं करना आपको, फिर आपको ऐसे करके मेजर कर लेना है। इसको रखना इस इंटरवल में ही है, और टेल से टेल मिलानी है। अगर आप टेल से टेल नहीं मिलाते हो, आप ऐसे करके, एक वेक्टर यूं है और दूसरा वेक्टर मान लो ऐसे है, और आप इसको एंगल बताना चालू कर दोगे, आप बोल दोगे कि जी ये थीटा एंगल है, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हेड और टेल आपने मिला रखे हैं और फिर आप एंगल बता रहे हो, वो बात बिल्कुल गलत है। या फिर आप दो हेड को मिला के ऐसी बात करोगे कि एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, और अब आप एंगल निकालने की बात करोगे, तो यहाँ पे ये सिचुएशन भी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। टेल से टेल मिलाइए और फिर आप एंगल बताइए, ठीक है। एंगल पता चल गया। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है, थीटा को हमने डिफाइन कर दिया, है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल हमने डिफाइन कर दिया। एंगल समझ में आ गया, तो अब डॉट प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट का ये कहना है कि जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जो है, इसको डिफाइन किया गया है ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू कोस थीटा,
और कोस थीटा में थीटा मेरा क्या है, 0 से पाई वाले इंटरवल में है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैथमेटिशियन लोगों से पूछा कि क्यों ऐसा डिफाइन किया गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ए मोड बी कोस थीटा, टेन थीटा क्यों नहीं लिया, कोट थीटा क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि टेन थीटा कोट थीटा या बाकी कुछ लोगे तो यूज नहीं कर पाओगे इस चीज को, फिजिकल सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल ही नहीं करने को मिलेगा आपको। और इस्तेमाल किसी इस टर्म का इस्तेमाल है फिजिक्स में भी, आप देखोगे तो बहुत बार आप इस टर्म का इस्तेमाल करते हो तो डॉट सीखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यूजफुल, इतनी ज्यादा यूजफुल है कि डिटेल में पढ़ना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से साफ साफ देखने को मिल रही है बात कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा होगा तो कोस थीटा पॉजिटिव होगा, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कोस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ऐसा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इस सिचुएशन में है, एक्यूट एंगल बना रहे हैं, तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा, ए डॉट बी पॉजिटिव आ रहा होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं, ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, तो वहां पे ए डॉट बी आपका नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। तो ए डॉट बी पॉजिटिव का मीनिंग और ए डॉट बी नेगेटिव का मीनिंग भी अपने को समझ में आ गया। ए डॉट बी पॉजिटिव का मीनिंग है थीटा इज एक्यूट, ठीक है। ए डॉट बी नेगेटिव का मीनिंग है कि थीटा आपका ऑब्ट्यूस है, थीटा आपका ऑब्ट्यूस है। क्लियरली बात समझ में आ रही है, ठीक है। अरे समझ में आ रही है। थीटा अगर वेरिएबल हो, मैं कहूं दो वेक्टर फिक्स हैं और थीटा वेरिएबल है, तो ए डॉट भी वेरी करेगा, ए डॉट भी वेरी करेगा। तो ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तीसरी बात कर लेते हैं, ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो मोड ए मोड बी होगी। और ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना, मिनिमम वैल्यू भी अपन बिल्कुल सीधी बोल सकते हैं, माइनस मोड ए मोड बी। तो सीधी बात है कि जो ए डॉट बी है इसकी रेंज अपने को समझ में आनी चाहिए कि माइनस मोड ए मोड बी से लेकर के प्लस मोड ए मोड बी, इस वाले इंटरवल में ये लाई करता है। तो ये बात भी अपने को एकदम क्लियर हो गई जी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई अपने को। ये छोटी छोटी बातें और समझते हैं। अगर एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट कर दिया जाए तो क्या सीन रहेगा? तो एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट कर दिया जाए तो ये ए वेक्टर है ना, दूसरा ए वेक्टर भी इसी के ऊपर, ये लो दूसरा ए वेक्टर भी इसी के ऊपर, तो एंगल हो गया इनका जीरो। एंगल जीरो हो गया तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे तो मोड ए और कोस जीरो, और कोस जीरो मेरा 1 होता है। तो यहां से साफ साफ देखने को मिल सकता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज मोड ए वेक्टर का स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू होती है, नल वेक्टर ना हो तब तक, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, समझ में आ रही है ना। कई बार कई किताबों में मैंने ऐसा फैंसी तरीके से लिखा देखा एक बार कि ए वेक्टर का स्क्वायर, एक बार क्या बहुत बार ऐसे ए वेक्टर का स्क्वायर आईआईटी जेईई वाले पेपर में यूज कर लेते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर। तो लोगों को लगता है वेक्टर का स्क्वायर तो होता नहीं है, वेक्टर का क्यूब तो होता नहीं है, वेक्टर की पावर 4 तो होती नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ है? होता नहीं फिर भी लिख दिया तो इसका मतलब जरूर इसी को लिखा होगा।
तो कभी ए वेक्टर का स्क्वायर ऐसे लिखा मिल जाए तो ये समझना है कि मोड ए वेक्टर के स्क्वायर की बात की गई है। समझ में आ रही है ना आपको? वेक्टर का स्क्वायर नाम की कोई चीज नहीं होती, वेक्टर की पावर नाम की कोई चीज नहीं होती, वेक्टर के एक्सपोनेंट्स नहीं होते। कहीं ए वेक्टर की पावर 6 मिल जाए आपको तो मोड ए वेक्टर की पावर 6 लिखी हुई है, वो मोड की पावर है। ये बात समझनी है, स्टैंडर्ड बात है ये एकदम। भारत में भी और बहुत सारे देशों में इस रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल बात हो गई ये तो, ठीक है। एक सीधी बात और देखने को मिल रही है कि अगर मैं ए वेक्टर का डॉट कर दूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो डॉट जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको यूं लिख सकते हो, ठीक है ना। डॉट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर को शो करता है, ठीक है, प्लस के ऊपर से भी और माइनस के ऊपर से भी, ठीक है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, ये बात तो आप सीख गए होंगे कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के ही बराबर है। कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है डॉट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है ये, ठीक है। और यहां पे अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा हो तो ध्यान से सुनो, आप के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले रहे हो, आप ऐसा कर लो, या ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर कर लो, या आप के को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, बातें सारी एक ही हैं, ठीक है। तो ये बातें अपने को समझ में आ गई। अब और बड़ी सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं। अगर मैं आई कैप का आई कैप के साथ डॉट कर दूं, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट कर दूं, और के कैप का के कैप के साथ डॉट कर दूं, तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर मैं आई कैप का डॉट जे कैप के साथ कर दूं, जे कैप का डॉट के कैप के साथ कर दूं, आई कैप का डॉट के कैप के साथ कर दूं, इनके आंसर क्या आएंगे? 0 आएगा। यहाँ पे लिख लो जरा इन बातों को भी। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल हैं, तो ए डॉट बी मोड ए मोड बी के बराबर नहीं आ जाएगा? क्योंकि पैरेलल वेक्टर का थीटा तो 0 हो गया। पैरेलल वेक्टर का, पैरेलल में भी लाइक वेक्टर 0 या फिर 180 डिग्री है ना, तो कोस 0 1 होता है, कोस 180 डिग्री -1 होता है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स में अगर लाइक वेक्टर्स हैं तो ऐसा देखने को मिलेगा, लाइक वेक्टर्स में ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। अनलाइक वेक्टर्स में मतलब एंटी पैरेलल जो मैंने बताया था, तो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अनलाइक वेक्टर्स 90 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर मेरे परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर जो है बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ऐसा दूसरा वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तब क्या सीन देखने को मिलेगा? तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाएगा। ये बहुत बड़ी कंडीशन है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता है अगर मेरे वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हों, ठीक है। यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे? नॉन जीरो वेक्टर के केस में बोल सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये हैं आपके नॉन जीरो वेक्टर्स,
then we can say a vector and b vector will be perpendicular, है ना। नॉन जीरो वेक्टर्स अगर है ना हमारे और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो आ रहा है, उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि जी वेक्टर मेरे जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन अपने को समझ आ जानी चाहिए, है ना। चलो जी, बढ़िया है। अब कुछ और बातें अपन कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर जो है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, है जी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने कहा था कि अगर कहीं पे लिखा मिल जाए मोड ए वेक्टर स्क्वायर, तो उसको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो इस वाली बात का इस्तेमाल कर लिया मैंने यहाँ पे, कि यहाँ पे मोड अल्फा वेक्टर का स्क्वायर था, तो उसको अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं इसको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और ऐसा करके लिखने के बाद मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मोड ए वेक्टर का स्क्वायर लिखने में भी कोई टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है, ए डॉट बी डॉट ए सेम चीज है, तो 2 ए डॉट बी लिख रहा हूं मैं इसको, और यहाँ पे बी डॉट बी जो है इसको मोड बी का स्क्वायर लिख रहा हूं। तो क्लियरली मुझको समझ में आ गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर जो है मोड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिल रहा है अपने को। सिमिलरली अगर मान लो मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर आपसे पूछता, तो मोड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको देखने को मिलता। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। और यहीं से आप ये भी महसूस कर सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर अगर मान लो आता, तो क्या लिखना चाहिए, तो ऐसा लिखना चाहिए मोड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो जरा, ये भी अपने को समझ में आएगी बात। ठीक है, और एक और बात भी समझ लेते हैं कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट लूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, तो क्या लगता है क्या आएगा, तो आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो मोड ए स्क्वायर हो गया, बी वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर स्क्वायर हो गया, ए डॉट माइनस बी और बी डॉट ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन गया। तो यहाँ पे ये चार खूबसूरत आइडेंटिटीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये चारों की चारों जो आइडेंटिटीज हैं, देखिए डब्बे में बंद कर दी मैंने, और ये आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चारों यहाँ पे आइडेंटिटीज हैं, और रटने की मुझे लगता नहीं इनको कोई जरूरत है, याद रह ही जाती हैं ये, है ना।
याद रह ही जाएंगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। और बातें सीखते हैं, चलो अब हम प्रोजेक्शन सीखते हैं। प्रोजेक्शन अब हम सीख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर ऑन दूसरा वेक्टर। ध्यान से सुनना बात को। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जो शब्द है, मुझे लगता है आपने जब 9th 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी तो प्रोजेक्शन की लेंथ निकालते थे ना, एक आदमी खड़ा है, थीटा एंगल ऐसे कुछ बन रहा है, वहां प्रोजेक्शन, एलिवेशन, प्रोजेक्शन वगैरह करते थे वहां पे। उससे पहले भी प्रोजेक्शन तो सुना ही था आप लोगों ने साइंस में कि प्रोजेक्शन क्या होती है, परछाई क्या होती है ना। प्रोजेक्शन अलग होती है, इमेज अलग होती है। ऑप्टिक्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, फिजिक्स पढ़ते हो, प्रोजेक्शन और इमेज अलग अलग बातें होती हैं। प्रोजेक्शन होती है परछाई, जहां पे लाइट ना गिर रही हो, एब्सेंस ऑफ लाइट में बनती है ना। प्रोजेक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अपन, फिजिक्स के पॉइंट से डिस्कस करें तो, या तो गणित की बात कर रहे हैं अपन, लेंथ निकालेंगे प्रोजेक्शन की तो। खैर, प्रोजेक्शन कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? हम्म। एक एक कोई एग्जाम होता है, केरला इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता है केरला में, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वहाँ वहाँ का एग्जाम होता है, बहुत ही लल्लू एग्जाम होता है। मतलब आ, दे दिया जाता है, जैसे सीबीएसई का आपकी बार पेपर नहीं आया था, टर्म 1 का पेपर आया था, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, उससे भी इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो लेकिन काफी क्वेश्चन होते हैं, तो स्पीड एक्यूरेसी का गेम होता है वहाँ पे, है ना। तो उस एग्जाम में क्वेश्चन मैं कई साल पहले सॉल्व कर रहा था, तो उसमें क्वेश्चन था जिसमें क्या था कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, ऐसा करके सवाल था, वेक्टर का क्वेश्चन था वो। और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और 3 ऑप्शन नेगेटिव दे रखे थे और 1 ऑप्शन पॉजिटिव दे रखा था, है ना। तो वहां बड़ा खूबसूरती से समझाया हुआ था उस क्वेश्चन के माध्यम से कि प्रोजेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन एग्जैक्ट जो बताऊं वो समझ लेना, ठीक है। मैं ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि प्रोजेक्शन के बारे में जो आपके ख्यालात हैं उनको एक बार साइड रख दो और यहाँ जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उन पे ध्यान दो बस, ठीक है ना। पुरानी कोई नॉलेज का मत इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो क्या डिफाइन किया गया मैथमेटिशियन लोगों ने? मैथमेटिशियन लोगों ने एक बात समझी, उन्होंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म मेरा ऐसा है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, है ना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और यहां एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर से लाइट आ रही है ऐसे करके, ये लो ऊपर से लाइट आ रही है। तो जब ऊपर से लाइट आ रही होगी तो इस ऑब्जेक्ट की नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन बन गई होगी। यहाँ इतना सा पार्ट जो है वो काला होगा, है ना, काला होगा, लेकिन येलो से बनाया मैंने, बाकी पार्ट जो है सफेद होगा, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन हो गई, और प्रोजेक्शन तो एक फिजिकल सेंस में समझ में आएगी अपने को, ठीक है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन हो गई, ठीक है। लेकिन मैथमेटिशियन लोगों ने ये कहा कि अगर इतनी ही लेंथ का ऑब्जेक्ट, एंगल यहाँ पे ऐसे है, अगर मान लो इसको अपन ऐसे कर दे, इसको 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 ऐसे ले जाए, यहाँ पे ले जाए, लाइट ऊपर से आ ही रही है, लाइट ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो बताओ प्रोजेक्शन बनेगी क्या अब की बार इसकी? हैं जी? अब की बार चूंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो इस तरफ है, तो यहां पे कहा गया है कि यहां पे जो ये लेंथ एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए थी एक परछाई की, यहां पे इसको नेगेटिव प्रोजेक्शन का नाम दिया गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर वेक्टर की भाषा में अपन बात करें तो मान लो मेरे पास है एक बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, और एक ले लेते हैं अपन ए वेक्टर, एक ले लेते हैं ए वेक्टर।
यूं करके। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर देखोगे आप, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, पहली बात तो बता दूं प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो प्रोजेक्शन जो है इस लेंथ को बोलेंगे, इस वेक्टर को नहीं बोलेंगे, वेक्टर नहीं है ये एक लेंथ है, स्केलर क्वांटिटी है प्रोजेक्शन। तो ये वाली जो लेंथ हुई ये मेरी प्रोजेक्शन हुई है ना, दिस लेंथ इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दिस लेंथ इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बी वेक्टर की ए वेक्टर पे कितनी प्रोजेक्शन होगी वो फिर इधर से लाइट मार के फिर वो यहां से निकलेगी, ठीक है ना, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है ना। इन दिस सिचुएशन, ये इसी सिचुएशन में समझना अपने को ना, हर सिचुएशन में क्या होगा उसकी करेंगे बात अपन, ठीक है। तो ये लेंथ कैसे निकाले, ये लेंथ निकालने के लिए देखो जरा, मेरे को लगता है जो प्रोजेक्शन होगी यहां पे है ना, लिख देता हूं मैं, वापस से लिख देता हूं एक बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकाल रहे हैं ना अपन, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आ जाएगी आपकी, अगर ये मेरे को एंगल पता हो थीटा, तो ये वाली लेंथ है मोड ए वेक्टर कोस थीटा, मोड ए वेक्टर कोस थीटा, बात समझ में आ गई, मोड ए वेक्टर कोस थीटा होगी। मैं कह रहा हूं मोड ए वेक्टर कोस थीटा बेसिकली ए वेक्टर डॉट बी कैप होती है, मोड ए वेक्टर कोस थीटा ए वेक्टर डॉट बी कैप होती है, क्योंकि मोड बी कैप तो 1 हो गई, गायब हो गया, इनटू इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो कोस थीटा कर दिया। मैथमेटिशियन लोगों ने इस लेंथ को प्रोजेक्शन नहीं डिफाइन किया हुआ, उन्होंने ए वेक्टर डॉट बी कैप को प्रोजेक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये समझना है अपने को बस। उन्होंने कहा ये ए वेक्टर डॉट बी कैप प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब डॉट तो नेगेटिव भी होता है, अभी सिखाया था आपको, थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए तो, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया तो ऊपर से लाइट गिरेगी तो बिल्कुल एक बिंदु बनेगा, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन 0 हो जाएगी, थीटा 90 तो डॉट 0, थीटा 90 से बढ़ाओगे तो मैथमेटिकल मीनिंग समझे प्रोजेक्शन का, तो कह रहे हैं कि आंसर नेगेटिव आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये चीज प्रोजेक्शन की लेंथ है, इसको फिजिकली तुम जानो कैसे समझना चाहते हो। मैथमेटिशियन लोगों ने अपना काम करके दे दिया, प्रोजेक्शन को डिफाइन करके दे दिया, और काम फिजिक्स के लोगों को दे दिया, आप समझते रहो प्रोजेक्शन क्या है फिजिकली। हम तो गणित में बता देंगे कि ए वेक्टर की बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन ए वेक्टर डॉट बी कैप है। समझ में आ गई बात, एक तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, मुझे लगता है कभी भी इसके ऊपर नाजुक सवाल पूछा जा सकता है। तो ये चीज नेगेटिव हो सकती है, तो प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, प्रोजेक्शन 0 हो सकती है, प्रोजेक्शन पॉजिटिव हो सकती है, ठीक। बी वेक्टर की ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होगी, बी वेक्टर डॉट ए कैप कर दो, तो ये फॉर्मूला पता है तो अपने को फिर सारी कहानी पता है, ठीक है। और अगर ये प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना होता मुझको, अगर मेरा इंटरेस्ट यहां पे इस प्रोजेक्शन वेक्टर में होता, तो मैं क्या करता, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये वेक्टर निकालना है मेरे को, मान लो मुझे ये वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर कैसे निकालें, है ना, ले लेते हैं यहाँ पे ए ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अपन, पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो अगर मेरे को ए बी वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड आ चुका है, डायरेक्शन पता है, ये लो, है ना, डायरेक्शन कौन सा है, बी वेक्टर वाला ही डायरेक्शन है, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे समझ में आ रही है। अगर मुझको ये वेक्टर निकालना हो, कभी भी आपको इस वेक्टर को एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इस वेक्टर को निकालने की जरूरत कभी महसूस हो, तो मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये वेक्टर निकालना इज वेरी इजी। लेंथ निकल गई है, लेंथ बोले तो मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन तो बी वेक्टर वाला डायरेक्शन, बी कैप है डायरेक्शन तो। अरे समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है ना। इस बिंदु को अगर मैं सी बोलूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं बीसी वेक्टर भी निकालूं, मैं इस बीसी वेक्टर को निकालना भी चाहता हूं,
तो बीसी वेक्टर निकालना है तो मैं कह दूंगा कि ए वेक्टर में से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से इसको माइनस कर दो आप। अरे समझ में आ रही है क्या? बीसी वेक्टर भी निकल जाता है, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप। अरे समझ में आ रही है? ये इस डायग्राम से रिलेटेड दो वेक्टर हैं इंपॉर्टेंट जो निकालने आने चाहिए, मैंने यही बता दिया, अदरवाइज प्रोजेक्शन खत्म हो गया हमारा यहीं पे। ठीक है जी। तो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? प्रोजेक्शन की ये डेफिनेशन है कि जी ए वेक्टर डॉट बी कैप इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, इज द प्रोजेक्शन, है ना, इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे है प्रोजेक्शन से रिलेटेड मुद्दे की बात, है ना। और ये दो खास किस्म के वेक्टर थे जो आपको निकालने आने चाहिए, मैंने आपको बता दिया है ना। और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर लिखनी आनी चाहिए, ये भी लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालने उसको यूं का यूं लिख लो, जिसके ऊपर निकालनी है उसका लगा दो कैप, डॉट ले लो आप। तो डॉट प्रोडक्ट का प्रोजेक्शन लेने में बहुत इस्तेमाल होता है, तो आप भी फिजिक्स में जहां जहां प्रोजेक्शन जैसी बात करते होगे वहां वहां डॉट की आपको बात करनी पड़ती होगी, है ना। तो आगे से आप फिजिक्स में भी काफी कंफर्टेबल महसूस करोगे मुझे लगता है, अगर ये सारी जानकारियां आपको हो गई है तो। ठीक है जी। कंपोनेंट प्रोजेक्शन जो है ना, दो अलग शब्द हैं। कंपोनेंट प्रोजेक्शन दो अलग शब्द हैं। प्रोजेक्शन तो ये हो गई, कंपोनेंट क्या है करेंगे आगे चर्चा उसकी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो प्रोजेक्शन अपना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर कोई बोले कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मेरे बराबर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर हैं, वेयर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन नल वेक्टर्स, ये नॉन नल वेक्टर्स हैं, तो क्या आप ये हिम्मत कर पाओगे कि जरूर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर होंगे? है जी, ऐसी हिम्मत तो नहीं कर दोगे ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर हैं तो आप बी वेक्टर सी वेक्टर को बराबर बोल दो, है ना। नहीं कर पाएंगे ऐसी हिम्मत, तो हम कैसे हिम्मत कर पाएंगे फिर? हम ऐसा बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। फिर यहां से हम बोलेंगे ए वेक्टर को यहां पे बाहर निकालते हुए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। और यहां से हम बोलेंगे कि आइदर, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 रहा हो, आइदर बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये दो बातें यहां से हम बोल पाएंगे, दो कंक्लूजन निकलेंगे कि या तो बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर हो रहा हो, अगर बराबर नहीं है तो फिर ऐसा हो रहा हो। ठीक है ना, ये कंक्लूजन अपन निकालेंगे यहां से। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, चलिए जी, बढ़िया हो गया ये तो, है ना। 10th पॉइंट एंड 11th पॉइंट आर हाईली इंपॉर्टेंट। अगर मान लो हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एंड दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। कोई हमें बोले कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट बता दीजिए आप, है ना। तो ये वाले वेक्टर का जब इससे डॉट लेंगे अपन, तो इसका डॉट इससे लेना पड़ेगा, इसका डॉट इससे और इससे सबसे लेना पड़ेगा। तो जब इसका डॉट इससे लोगे तो a1 a2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आई कैप का डॉट 0 होता है, ये और ये डॉट लोगे तो आई कैप जे कैप का डॉट 0, आई कैप के कैप का डॉट 0।
फिर इसका डॉट इससे लोगे तो आई कैप जे कैप का 0, जे कैप का 1 होता है। तो यहां से बात अपने को समझ आ रही है कि ये तीन टर्म्स यहाँ पे आएंगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होता है। ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट को निकालने का। अभी तक देखो डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे अपन, बट डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, इस्तेमाल भी ले रहे थे उसका, मगर निकालें कैसे अगर दो वेक्टर दे रखे हो, तो अभी तक नहीं सीखा था। यहां पे हमने सीखा है कि डॉट प्रोडक्ट को हम निकालें कैसे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a1 वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इनके कोफिशिएंट्स जो है आई कैप के, जे कैप के और के कैप के मल्टीप्लाई करके आपस में और जोड़ दीजिए, आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल जाएगा। और इसी फॉर्मूला के बाद हमारी एक और हिम्मत हो जाएगी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की। अगर मेरा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। आपको किसी ने ए वेक्टर दे दिया, आपको ए वेक्टर दिया गया है और आपको बी वेक्टर दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जी आप इनके बीच का एंगल बता दीजिए बस। आप तो इनके बीच का एंगल थीटा निकाल के बता दीजिए। तो आप बोलेंगे जी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, ये मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कोस थीटा के बराबर होता है ना। तो कोस थीटा बेसिकली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर ऐसा होता है। तो आप बोलेंगे जी कोस थीटा तो बहुत इजीली निकल जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू पता है अपने को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पता है अपने को, और मोड ए मोड बी की वैल्यू तो अपन पहले से ही जानते हैं, है ना। मोड ए मोड बी की वैल्यू भी जानते हैं अपन। तो यहाँ पे मोड ए कर देंगे, यहाँ पे मोड बी कर देंगे, तो आप इजीली जो है कोस थीटा निकाल सकते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना आना चाहिए, डॉट निकालना आ गया, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का प्रोसेस भी अपने को समझ में आ गया। तो काफी कुछ समझ में आ गया अपने को, है ना। तो ये यहाँ पे मेन चीज है, ये फॉर्मूला है ना। यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज फिट कर दी हैं, है ना। तो ये दो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो हमें सिखाते हैं फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। ये फॉर्मूला है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल तरीके से अपन इसको सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये बातें समझ में आ गई अपने को। अब मैं एक बात लिख रहा हूं, मैंने एक क्वांटिटी लिख दी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये क्वांटिटी मीनिंगफुल है क्या? क्या ये मीनिंगफुल क्वांटिटी लिखी, बस इतना बता दो। हाँ, ये तो स्केलर और वेक्टर का डॉट मैंने लिखा है, तो मीनिंगलेस हो गया, है ना। ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां से एक हल्का सा अपने को आइडिया लग रहा है कि दो वेक्टर के बाद तीसरे के डॉट पे जाओगे, कोई मतलब ही नहीं उन चीजों का, तो ठीक है, मीनिंगलेस चीज है। हाँ, अगर आप ऐसा करते ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेके सिंपल मल्टीप्लीकेशन सी वेक्टर से करते, ये तो स्केलर वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये मीनिंगफुल क्वांटिटी है। तो मैं बस यहां से आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो वेक्टर से ज्यादा भी अगर वेक्टर्स पॉप अप हो रहे हो, तो उन केसेस में भी आप इजीली समझ सकते हो कि हाँ, ये मीनिंगफुल चीज है, ये मीनिंगलेस चीज है ना। तो मीनिंगफुल मीनिंगलेस चीजें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो खैर, अगर अपने को इतनी बात समझ में आ गई, तो अपन फिर डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और बाकी वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। आप लोगों ने अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम के चैप्टर में पढ़ा हुआ साइन रूल पढ़ा है अपन ने, कोसाइन रूल वहां पढ़ा है ना।
तो कोसाइन रूल पढ़ा है ना अपन ने, उसका प्रूव करते हैं बाय यूजिंग वेक्टर्स, है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं, प्रूव कोसाइन रूल बाय यूजिंग वेक्टर्स। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, ये हम कर रहे हैं प्रूव कोसाइन रूल बाय यूजिंग वेक्टर्स। और अगर अपने को कोसाइन रूल नहीं पता है तो मैं यहाँ पे कोसाइन रूल लिख रहा हूं कि भाई कोसाइन रूल क्या होता है ना। ये प्रूव का क्वेश्चन दे दिया मैंने, इसके थ्रू हम चीजें समझना चाहते हैं बस। प्रूव वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कम नहीं आंकना अपने को। ये ट्राइंगल मेरी एबीसी है, तो कैपिटल ए के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल सी बोलते हैं। तो आप मुझे प्रूव कर दो, कोसाइन रूल कहता है कि जी इस एंगल का कोस बता सकते हो आप, कोस ए। तो इसका जो कोस ए होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये प्रूव कर दिया तो सिमिलरली बोल दोगे फिर कोस बी कोस सी भी प्रूव हो गए। तो आप मुझको ये प्रूव करके दिखा दे कि कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc के इक्वल है। वेक्टर्स का इस्तेमाल करें आप। चलो देखो जरा इधर, मैंने क्या कहा कि ए वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है इसके अलोंग जो वेक्टर है, मैंने कहा कि इसके अलोंग जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है। मैंने इसको ए वेक्टर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं कि कोई तो वेक्टर होगा ही, ए साइड है तो ए वेक्टर ही ले लिया, है ना। ये वाला जो वेक्टर है मैं इसको ले रहा हूं बी वेक्टर, बी वेक्टर की लेंथ हो जाएगी स्मॉल बी अपने आप। और इसके अलोंग देखो वेक्टर का यहाँ पे डायरेक्शन मैंने कुछ ऐसा लिया है ना, यूं यूं और यूं। ये जो वेक्टर है इसको ले लिया मैंने सी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स अलोंग दी साइड्स ले लिए मैंने, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, वेक्टर्स अलोंग दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो मुझे बताओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को कितना होना चाहिए। ये तो जीरो होना चाहिए, यहां से चालू हुए और यहीं पे आ गए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को तो जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है क्या उसको माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। दो वेक्टर बराबर हैं तो क्या इनके मॉडुलस बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। इनके मॉडुलस बराबर हैं तो क्या इनके स्क्वायर बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। इनके स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सिखाया है, मोड बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो मोड बी मोड सी कॉस, अब कोस में क्या लिखोगे, बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल है, ए एंगल नहीं है। देखो ये बी वेक्टर है तो ये टेल, ये बी वेक्टर को अगर ऐसे करूंगा मैं, इसको आगे करूंगा तो टेल से टेल मिलने के बाद देखो पाई माइनस ए आ रहा है। ये बी वेक्टर था ना, इसको आगे करके टेल से टेल मिलाएंगे तो ये एंगल है बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच का, पाई माइनस ए एंगल है ना। बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच में है पाई माइनस ए एंगल। तो पाई माइनस ए इक्वल टू मोड ए स्क्वायर हो गया। तो यहां से देखो क्या समझ में आ रहा है मुझको, आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को लेफ्ट में ले गया माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको राइट में लेके जाऊंगा मैं, कोस पाई माइनस ए माइनस कोस ए होता है तो राइट में जाके प्लस आ गया 2bc कोस ए। तो यहां से आप देख लो कोस ए प्रूफ हो गया मेरा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो वेक्टर्स का यहां पे इस्तेमाल करके हमने कोसाइन रूल प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक प्रोजेक्शन रूल भी जानते होंगे आप, है ना। प्रोजेक्शन रूल होता है, वेक्टर का इस्तेमाल करके प्रोजेक्शन रूल प्रूव कर सकते हैं। साइन रूल है, साइन रूल को भी प्रूफ कर सकते हैं वेक्टर्स का इस्तेमाल करके,
है ना। तो वेक्टर्स बड़ी यूजफुल चीज है। एक और छोटू सवाल करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सीखा है, कोस, क्या सीखा है, कोस ए प्लस बी, ये ले लो, या ए माइनस बी ले लो, चलो थोड़ा इजी कर लेते हैं। कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, सीखा है ना ये। तो इसको आप प्रूव करो जरा वेक्टर्स का इस्तेमाल करके, है ना। प्रूफ दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग वेक्टर्स, क्वेश्चन है ये आपके लिए। प्रूफ दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स का इस्तेमाल करके आप इस फॉर्मूला को सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लो, 2 डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया यहां पे ए, और एक पॉइंट ले लिया यहां पे बी, ध्यान से सुनो बात को। और ओरिजिन से ये जो ओ ए ओ बी है इनको ले लिया 1, ओ ए को भी 1 ले लिया और ओ बी को भी क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। ले सकता हूं ना मैं, ले सकते हैं अपन। और कुछ इस प्रकार से लिया कि ये वाला जो एंगल है, अच्छा पॉइंट को चलो पी और क्यू ले लेते हैं अपन, पॉइंट को पी और क्यू ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो पॉइंट को ले लिया मैंने पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसको मैं कैपिटल ए लेना चाहता हूं और इस एंगल को मैं कैपिटल बी लेना चाहता हूं, ले सकते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी एंगल पे मैंने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो मुझे ओपी वेक्टर बता सकते हो कितना हो गया, ओपी वेक्टर कितना हो गया। ओपी वेक्टर मेरे को लगता है कि कोस ए आई कैप अपने आप ही हो गया, कोस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप, ऐसा हो गया, ठीक है। और ओ क्यू वेक्टर जो है ये हो गया कोस बी आई कैप प्लस कोस बी आई कैप प्लस साइन बी जे कैप। और अगर मैं कहूं कि ओपी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर का चलो डॉट निकालते हैं, इनका डॉट निकालोगे तो इनका डॉट निकालने का तरीका तो पता है अपने को, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। राइट का डॉट निकल गया, लेफ्ट में ओपी वेक्टर डॉट ओ क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, मोड ओपी वेक्टर मोड ओ क्यू वेक्टर इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओपी और ओ क्यू के बीच का एंगल कितना है, ओपी ओ क्यू के बीच का एंगल है ए माइनस बी, ठीक है जी। राइट साइड को मैंने कॉपी कर दिया, तो मुझे तो लगता है प्रूव हो गया है शायद, क्योंकि ये ओपी वेक्टर का मोड है 1, ओ क्यू वेक्टर का मोड है 1, तो इन दोनों के मोड 1 और 1 हो गए। आप इनको 1 और 1 की बजाय किसी और मैग्नीट्यूड के भी ले लेते ना, तो कट जाते लेफ्ट राइट से, तो भी कोई टेंशन नहीं थी। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन फॉर्मूला यहां से प्रूव कर दिया, कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसी में बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दो, आपको कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। और वेक्टर्स का इस्तेमाल करके जितने ट्रिग्नोमेट्री के आपने फॉर्मूले पढ़े, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, प्रूव हो जाए, सब प्रूव हो जाएंगे, है ना। जो दो मेजर आइडिया रहते हैं वो मैंने दे दिए आपको, कि एक तो ये वाला डायग्राम के थ्रू आप इन वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे इन फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो, और एक ट्रायंगल में जो डायग्राम है, ट्रायंगल में जो मैथमेटिकल हरकत हमने की वहां से कोसाइन रूल प्रूव कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जब हम पढ़ेंगे आगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है ना, तो वहां से साइन रूल प्रूव हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं आता साइन थीटा, नहीं आता, तो वहां से साइन रूल प्रूव हो जाएगा,
है ना। डॉट में कोस वाले सारे रूल जो है वो प्रूफ हो जाएंगे, है ना। ठीक है जी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मतलब कुछ होता भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ होता है बस, है ना। ध्यान से सुनिए जरा, बहुत तरीके हैं करने के सवाल को। आप इस सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से देखोगे, शकल को ध्यान से देखोगे तो वेक्टर कहीं नहीं है इसमें, 3D का सवाल है ये। आपने अगर थोड़ा बारीकी से देखा होगा तो 3D का सवाल है ये। मैं इस सवाल के माध्यम से आपको कनेक्ट करना चाहता हूं कि देखो सवाल 3D का भले वो, इस्तेमाल सारा वेक्टर होगा। वेक्टर से ही तो पूरा 3D सोल्व होता है। कैसे? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए। एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है मेरे पास, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द लाइन थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट से यहाँ पे लाइन जा रही है, एक कोई पॉइंट होगा मेरा बी 2,3,4 है मान लो यहाँ कहीं, एक मेरा कोई सी पॉइंट होगा यहाँ पे -1,1,-2, ठीक है। तो ऐसे करके कोई लाइन जा रही होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को बताना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डिस्टेंस निकालने की छोड़ो, अपन तो वेक्टर निकाल सकते हैं। एडी वेक्टर निकाल दूंगा। अगर मैं एडी वेक्टर निकाल दूं तो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। ए बी वेक्टर पता है मेरे को, ये वेक्टर पता है जी, बी ए वेक्टर कितना है। बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर को चलो ए वेक्टर ले लेते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको ए वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर कितना है, ये हो गया आपका -i कैप -3j कैप -3k कैप, ठीक है। ये जो बी सी वेक्टर है ये भी पता तो है ही अपने को, है ना। बी सी वेक्टर अपने को पता है, बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर। और ये हमारा, चलो इसको बी ए वेक्टर लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा सिमेट्री सी मेंटेन रहेगी। बी ए वेक्टर अपने को पता लग गया है। बी सी वेक्टर निकाल रहा हूं मैं, तो -3i कैप -2j कैप -6k कैप, ठीक है। आपको ये वेक्टर निकालना नहीं सिखा रखा क्या मैंने? ये वेक्टर निकालना अभी जब प्रोजेक्शन पढ़ाया था तब सिखाया नहीं था क्या आपको? सिखाया था ना वेक्टर निकालना, तो तभी तो निकालना सिखाया था कि ये इस्तेमाल में आएगा। तो आपको लग रहा होगा ठीक है, नॉर्मल सी बात है, क्या है इसमें। तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा? दिस वेक्टर, डी ए वेक्टर कैसे निकलेगा? डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर निकलेगा कैसे था फॉर्मूला? दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ऐसे ही था, है ना। ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला, तो ये वाला वेक्टर अपने सामने है, ये ले लो। ये वाला वेक्टर आपके सामने है, माइनस, ध्यान से सुनना, माइनस ये वाला वेक्टर। और ये वाला वेक्टर कैसे किया था अपन ने? ए वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर डॉट बी कैप किया था। मैं कह रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही कर दो, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कर देंगे, है ना। ठीक है, तो लिखना चाह रहा हूं मैं एक बार वापस से। मैं कह रहा हूं कि जी ये ए वेक्टर ले लो आप, ये लो, ये हमारा है बी वेक्टर। तो यहां पे क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं अपन? अपन ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके इसका स्क्वायर कर देना, मोड बी का स्क्वायर कर देना, अच्छा भी लगेगा। तो ए डॉट बी कर दो, इन दोनों का डॉट कर दो, कितना हो गया? 3 + 6 + 18 डिवाइड बाय इस वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 9 + 4 + 36 हो गया। ऐसा डी ए वेक्टर निकल गया, मोड डी ए वेक्टर निकल जाएगा। आ गया आंसर। 2 मिनट, मतलब क्या ही समय थोड़ी लगा इसके अंदर, आपको बताने में बस मुझे समय लगा। अदरवाइज अगर मुझे पता है तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। तो डी ए वेक्टर निकल जाएगा यहाँ से, तो मोड डी ए वेक्टर भी निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 49, तो -49i कैप, हाँ यहाँ पे एक मल्टीप्लाई भी करना था ना मेरे को, ये मल्टीप्लाई भी करना है मेरे को,
3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप के साथ, ठीक है। तो -i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, ये कितना हो गया आपका 27 तो नहीं हो रहा, -27/49, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो कर लोगे डी ए वेक्टर को सिंपलीफाई करके मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे, ठीक है। जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपको मैं बता देता हूँ, मुझको इसका आंसर पता है। इसका आंसर मुझे लगता है ये आ जाएगा 98, बड़ा खूबसूरत आंसर आएगा, 9898 का रूट डिवाइड बाय 49 है ना। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन से कर लेना, ठीक है। तो भाई इस तरीके से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के काम आ गया, बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे अपन ने निकाल लिया, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया।